डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो पिछला वीडियो था वह भारत में यूरोप वासियों के आगमन पर आधारित था, जिसमें हमने क्रमशः जो आए तो सबसे पहले पुर्तगालियों की चर्चा करी और उसके बाद डचों के बारे में पढ़ा था। अगले जो यूरोपीय भारत में आए हैं वह अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं और आज हम भारत में यूरोप वासियों के आगमन पर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ था। डच लोगों के बाद अंग्रेजों का भी आगमन पूर्व की ओर से आरंभ हुआ। अंग्रेजों के विलंब से आने का यह कारण नहीं था कि उनमें व्यापारिक रुचि न थी अथवा उनके पास नौशक्ति नहीं थी, वरन इसका कारण यह था कि उनका ध्यान इन दिनों पश्चिम के देशों की ओर आकृष्ट था और वे अमेरिका में अपना पैर जमाने के लिए यूरोप की अन्य जातियों विशेषकर स्पेन के साथ लोहा लेने में लगे हुए थे। इन दिनों स्पेन की सामुद्रिक शक्ति को अगर हम देखें तो वह अत्यधिक प्रबल थी और समुद्र पर उसकी ही एक तरह से बोली बोल रही थी, परंतु अंग्रेजों ने स्पेन की इन सामुद्रिक शक्ति को नष्ट करने का निश्चय कर लिया और उसके साथ भीषण प्रतिद्वंदिता भी आरंभ हो गई थी। क्योंकि इसी समय हॉलैंड के लोगों ने भी स्पेन के विरुद्ध अपना स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया था, अतः अंग्रेजों तथा डच लोगों का स्पेन के विरुद्ध गठबंधन हो गया और दोनों ने मिलकर के स्पेन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया था। 1588 ईस्वी में आमर्डा के युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेनियों के अत्यंत विशाल जहाजी बेड़े को, जो एक तरह से अजेय समझा जाता था, उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और इस विजय से अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति अगर हम देखें तो वह अत्यधिक बढ़ गई थी। स्पेन के स्थान पर अब इंग्लैंड की प्रधानता समुद्र पर स्थापित हो गई थी। इस सामुद्रिक शक्ति के बढ़ जाने का एक परिणाम यह भी हुआ कि अंग्रेजों ने न केवल पश्चिमी वरन पूर्व के सागरों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर वहां के व्यापार को अपने हाथ में लेने का निश्चय कर लिया था। फलतः भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह में आकर व्यापार करने की योजनाएं बनने लगी। पहले कुछ जो साहसिक व्यक्ति थे तो उन साहसिक व्यक्तियों ने पूर्व की ओर से यात्राएं की और अपने देशवासियों को पूर्व में आने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। फलतः पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के स्वतंत्र व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक चार्टर तथा एकाधिकार भी प्रदान कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदारों ने यात्रा तथा व्यापार के लिए धन एकत्रित किया और यह निश्चय किया कि इस व्यापार से जो लाभ होगा वह आपस में अपने अपने हिस्से के अनुसार बांट लिया जाएगा और इस प्रकार अंग्रेजों का पूर्व में आगमन होना आरंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भारत में आने का प्रयत्न नहीं किया, वरन पहले पूर्वी द्वीप समूह की ओर गई, जहां पुर्तगालियों और डच लोगों ने पहले से अपना सिक्का जमा करके रखा हुआ था। इस प्रथम यात्रा में अंग्रेज व्यापारियों ने इस बात का अनुभव किया कि इंग्लैंड के माल के लिए यहाँ उतना अच्छा बाजार नहीं है जितना भारतीय सूती कपड़े और अफीम के लिए है। अतः इन लोगों के लिए यह आवश्यक हो गया कि ये भारतीयों के समुद्र तट पर अपना एक व्यापारिक केंद्र बना ले। चूंकि मालवाड़ तट पर पुर्तगाली पहले से ही अपना सिक्का जमाए थे, अतः मुगल साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही अंग्रेजों के लिए अपनी कोठी स्थापित करना अधिक सुविधाजनक था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुगल सम्राट के साथ संपर्क स्थापित कर कोठी बनाने के लिए उनकी आज्ञा प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक था। इसलिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कप्तान हॉकिंस जेम्स को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के पास भेजा। 1609 ईस्वी में हॉकिंस जेम्स एक पत्र के साथ आगरा पहुंचा और वह वहां जाकर के जहांगीर से मिला। अपनी व्यवहार कुशलता से हॉकिंस ने सम्राट को प्रसन्न कर लिया
और उससे याचना की कि वह सूरत में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दे। हॉकिंस को सम्राट की स्वीकृति प्राप्त होने की कहीं न कहीं पूरी आशा थी, परंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र तथा कुचक्र के कारण बादशाह की स्वीकृति उसको नहीं मिल पाई। इस प्रकार भारत में अपनी व्यापारिक कोठी को स्थगित करने का प्रयास जो था, प्रथम प्रयास, वह निष्फल हुआ और हॉकिंस निराश होकर के 1611 ईस्वी में अपने देश को लौट गया। जब अंग्रेजों ने देखा कि कूटनीति द्वारा उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने अपनी सामुद्रिक शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और अब वे समझ गए थे कि जब तक वे पुर्तगालियों की शक्ति को कुचल नहीं देंगे, तब तक भारत में वह अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। अतः वे फिर से पूरी तैयारी के साथ भारत आए और 1612 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगालियों को परास्त करके सूरत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सौभाग्य से 1612 ईस्वी में उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने भी सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। इस प्रकार भारत भूमि पर अंग्रेजों को अपना पैर जमाने का अवसर प्राप्त हो गया। अब अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का भी प्रयत्न किया। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस नामक व्यक्ति को, जो बड़ा ही व्यवहार कुशल तथा नीति में भी निपुण था, अपना राजदूत बना करके मुगल दरबार में भेजा था। मुगल बादशाह जहांगीर ने भी उसका बड़ा भव्य स्वागत किया और वह लगभग 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और अपने देशवासियों के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में संलग्न रहा। परंतु पुर्तगाली लोग और विशेषकर जेसुइट पादरी लोग चुप ना रहे, क्योंकि वे भारत में दूसरा कोई यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वंदी नहीं चाहते थे और उन्होंने अपना कुचक्र जो था वह रचना प्रारंभ भी किया। यद्यपि टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक संधि करने में हम देखते हैं कि असफल रहा, परंतु वह शहजादा खुर्रम से, जो उन दिनों गुजरात का सूबेदार था, फरमान प्राप्त करने में सफल हो गया। इस फरमान से अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं मिल गई, जिससे सूरत की कोठी की बड़ी उन्नति होती गई। इस प्रकार न केवल सूरत ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान व्यापारिक केंद्र बन गया, बल्कि भड़ोच, अहमदाबाद तथा आगरा में भी उनकी बस्तियां शनह शनह बनती गईं। 1611 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान की आज्ञा से अंग्रेजों ने कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम नामक स्थान पर अपनी व्यापारिक कोठी बना ली और 1534 ईस्वी में सुल्तान ने कंपनी को व्यापारिक कर से भी मुक्त कर दिया। 1639 ईस्वी में स्थानीय हिंदू राजा ने मद्रास जो था वह भी अंग्रेजों से उनको मिल गया और उनके दुर्गीकरण का अधिकार भी उनको मिल गया। 1651 ईस्वी में हुगली में इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी बना ली और मद्रास में बंगाल तक सारा व्यापार जो था वह भी अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद पटना तथा कासिम बाजार में इनकी व्यापारिक कोठियां बन गई। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथराइन के साथ हो गया, जिसके फलस्वरूप बंबई उसे दहेज में मिल गया। चार्ल्स ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब सूरत के स्थान पर बंबई ही कंपनी का प्रधान व्यापारिक केंद्र बन गया और यहीं से सारे पश्चिम समुद्र तट का व्यापार जो था वह संचालित होने लगा। इन दिनों कंपनी का मुगल साम्राज्य के साथ झगड़ा खत्म हो गया और 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने एक फरमान के द्वारा कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने की आज्ञा भी दे दी। कंपनी ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब इसका विरोध किया गया, तब अंग्रेजों ने मुसलमान जहाजों पर 1688 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और मक्का जाने वाले यात्रियों को भी बंदी बना लिया। तब औरंगजेब को जब इस चीज की सूचना मिली, तब हम देखते हैं कि उसके क्रोध की कहीं भी सीमा नहीं रही थी। उसने कंपनी की सभी कोठियों को छीन लेने तथा बंबई का घेरा डाल देने की आज्ञा दे दी। विवश होकर के कंपनी को संधि करनी पड़ी और 1.5 लाख रुपया हर्जाना भी चुकाना पड़ा। इधर बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार जो था वह काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यद्यपि यहाँ हुगली पर इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, परंतु इन्होंने पटना, ढाका,
राजमहल आदि सभी स्थानों को में भी अपनी व्यापारिक कोठियां बनवा ली थी। यहाँ पर मसलिन, चीनी तथा सूती माल का व्यापार बड़े जोरों से चल रहा था। कुछ समय बाद चारनाक ने अंग्रेज कंपनी का एजेंट था जो उसने सूतनदी के नामक स्थान पर एक व्यापारिक कोठी भी बना ली थी और यहीं पर आगे चलकर के कलकत्ता नगर बन गया जो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ। इस प्रकार बंबई, मद्रास तथा हुगली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, परंतु कंपनी को भारत में जो सफलता मिली इससे इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को हम देखते हैं कि बड़ी ईर्ष्या होने लगी और वे भी भारत में या भारत के साथ अपना व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी थी। इन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी मिली और 1694 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया गया और सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक नई कंपनी का संगठन हो गया और नई तथा पुरानी कंपनियों में भीषण व्यापारिक प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई थी। यह प्रतिद्वंदिता दोनों के लिए ही बड़ी घातक सिद्ध हो रही थी, अतः दोनों कंपनियों को मिलाने का प्रयत्न आरंभ किया गया। यह प्रयत्न सफलतापूर्वक पूरा हुआ और 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिला दी गईं और इस कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इस कंपनी ने न केवल व्यापारिक वृद्धि का अथक प्रयास किया वरन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का भी सफलतापूर्वक प्रयत्न किया गया। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अंग्रेजों के प्रधान प्रतिद्वंदी पुर्तगाली ही थे, क्योंकि डच लोगों ने प्रारंभ से ही अपना ध्यान पूर्वी द्वीप समूह में लगाया था और भारत में उन्होंने अपनी प्रभुत्व शक्ति को स्थापित करने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया था। पुर्तगालियों को नीचा दिखाने में अंग्रेज सफल हुए और उनके निरंतर विरोध करने और कुचक्र चलाने पर भी अंग्रेजों ने सुदृढ़ता पूर्वक भारत में अपने पैर जमा लिए। परंतु अभी कंपनी को एक अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ लोहा लेना था जो हॉलैंड तथा पुर्तगाल दोनों से ही अधिक महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली तथा साधन संपन्न थी और यह शक्ति थी फ्रांस की शक्ति। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन किस तरह से हुआ। तो हम शुरू करते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी जो थे वह सबसे बाद में भारत आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और अब फ्रांसीसियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बाद आने का या इस विलंब का जो प्रथम कारण था वह था कि फ्रांसीसियों की सामुद्रिक व्यापार तथा उपनिवेश स्थापना में विशेष रुचि नहीं थी। वे यूरोप के महाद्वीप में ही अपनी शक्ति तथा अपने गौरव को बढ़ाने में लगे हुए थे। इसका दूसरा कारण यह था कि बहुत दिनों से फ्रांस में आंतरिक संघर्ष तथा कलह भी चल रहा था। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिकों में भीषण संघर्ष चल रहा था, अतः फ्रांसीसी अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए थे और विदेशी व्यापार की वृद्धि तथा उपनिवेश स्थापना की ओर उनका ध्यान नहीं गया था। इसका तीसरा कारण यह था कि फ्रांस में व्यक्तिगत व्यापार की बड़ी कमी थी और यहाँ पर साहसिक व्यापारियों का बड़ा अभाव था। जिस प्रकार इंग्लैंड तथा हॉलैंड के लोग अपना स्वतंत्र व्यापार करते थे और उनमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होता था, उस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में नहीं थी। वहां पर वाणिज्य तथा व्यवसाय राज्य के हाथ में था और राज्य ही इसकी व्यवस्था तथा संचालन भी करता था। यूरोप की अन्य जातियों की व्यापारिक क्रियाशीलता तथा उपनिवेश स्थापना का प्रयत्न देख करके फ्रांस की सरकार ने भी इस प्रतिद्वंदिता में भाग लेने का निश्चय किया। फलतः 1664 ईस्वी में राजा की आज्ञा से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यह कंपनी स्वतंत्र व्यापारियों की कंपनी नहीं थी, वरन यह राज्य द्वारा संचालित की गई थी और राज्य का इस कंपनी पर पूरा नियंत्रण भी स्थापित था। इस कंपनी का प्रधान उद्देश्य मेडागास्कर के द्वीपों में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना करना था। इस योजना को सफल बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी और इस धन को प्राप्त करने के लिए
भारत तथा पूर्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने का निश्चय किया गया। कंपनी की सुरक्षा के लिए एक जहाजी बेड़े की स्थापना भी की गई। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी सूरत आ गए और वहां पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां बनवा ली। इसके बाद मछलीपट्टनम में भी उनकी बस्तियां बन गई। 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में भी फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। यद्यपि 1693 ईस्वी में डच लोगों ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु 1697 ईस्वी में वह फिर फ्रांसीसियों के अधिकार में आ गया। 1710 ईस्वी में चंद्रनगर में भी फ्रांसीसियों ने अपनी एक व्यापारिक कोठी बना ली थी। बंगाल में फ्रांसीसी कंपनी का फिर से संगठन किया गया और इसने बड़ी दृढ़ता तथा संलग्नता के साथ कार्य करना आरंभ किया। 1739 ईस्वी के लगभग मॉरिशस, माही और कारिकल पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार स्थापित हो गया था। यद्यपि फ्रांसीसी लोग भारत में व्यापार करने तथा धन कमाने के दृष्टिकोण से आए थे, परंतु कालांतर में उनका लक्ष्य बदल गया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। ड्यूमा जब तक भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था, तब तक उसने व्यापारिक नीति का अनुसरण किया, परंतु जब 1742 में डुप्ले गवर्नर होकर के आया, तब उसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की नीति का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। चूंकि अंग्रेजों का भी यही लक्ष्य बन गया था, अतः अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी इन दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत में कैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ और उसके बाद कैसे फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।